एक सौतेली बहन की बदल गई किस्मत। पिता ने अपनी लाडली बेटी को बचाने के लिए बांध दिया दूसरी बेटी को एक कुरूप अपाहिज के पल्ले। मगर ये क्या, वो तो निकला दुनिया का सबसे हैंडसम अमीर आदमी। तो ये मत समझना कि तेरी शादी हो गई है तो तू मुझसे बच गई। तेरा वो हश्र करूंगी मैं जिससे तेरा इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। आरोही के पास चुपचाप सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब वहां जाकर कोई नाटक ना करना। जब तक तेरा पति विक्रम मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे देता तब तक। अगर तेरी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो तू तेरी माँ का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। आरोही ने अपने पिता की बात भी सुन ली। सौतेली बहन और पिता के बाद अब बारी थी सौतेली माँ की। देख बेटा, वहां जाके हमें भूल मत जाना, हा? और ससुराल में जो कुछ भी मिले ना तुरंत हमें भेज देना, वरना तुझे तो पता ही है क्या हाल होगा, है ना बच्चे? शादी के बाद आरोही अपने पति विक्रम के अंधेरे कमरे में गई। सिर्फ एक लाल रोशनी में विक्रम बेड पर लेटा था तो आरोही उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत चेहरा था, जैसा लोग कहते थे, बिल्कुल उसके उलट। और आरोही को उसने कुछ पेपर दिए। ये देख आरोही हैरान रह गई। आप हाँ, यही है मेरा असली चेहरा और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। ये लो, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये क्या है? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट 100 दिनों का। कॉन्ट्रैक्ट? शादी का? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि तुमने ये शादी ना मुझसे प्यार के लिए की है ना मैंने तुमसे। तो साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, फिक्र मत करो, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते ही मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम में कटेगी। क्यों कर रहे हैं आप ये? तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता मैं। और हाँ, तुमने मेरे बारे में लोगों से सही सुना। जो इंसान मुझे ज्यादा समझ नहीं आता वो इस दुनिया में ज्यादा दिन टिकता नहीं। जस्ट साइन दिस। डराने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे? कोई जरूरत नहीं है। पेपर साइन करना है ना, मैं कर देती हूँ, लेकिन डर के नहीं, अपनी मर्जी से करती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब ये रिश्ता आया मुझे हाँ कहना पड़ा, आपसे शादी करनी पड़ी। इसलिए मुझे कोई रकम देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ। अब बेफिक्र रहिए। सुबह आरोही को उसकी सास इंद्रानी ने उसके मायके भेज दिया शादी के कुछ रस्म के लिए। दूसरी तरफ आरोही की बहन अनन्या आरोही के इंतजार में थी। हेलो राघव, तुम्हारी आरोही आ रही है अकेले रस्म निभाने के लिए। बढ़िया मौका है तुम्हारे पास। मायके पहुंचकर जब आरोही अपने कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। राघव, तुम? राघव के सर पर किसी ने पीछे से जोर से वार किया। ये कोई और नहीं, विक्रम था, जो व्हील चेयर पर बैठा था। विक्रम आरोही को राघव से बचाकर अपने घर ले आया, लेकिन जब वो विक्रम के बेडरूम में जाने लगी तभी विक्रम के वफादार चरण ने उसे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकती। सरकार का हुक्म है कि आप उनके बेडरूम में कभी नहीं जाएंगे। ये सुनते ही आरोही का गुस्सा मानो 7वें आसमान पे पहुंच गया, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाई और तीखी आवाज में कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे खड़ूस नक्शड़े इंसान के साथ एक ही कमरे में रहने का। ये बताओ कि मैं फिर किस कमरे में रहने वाली हूँ, या फिर मेरे लिए कोई कमरा है या नहीं? इसके बाद चरण आरोही को एक बड़े से बेडरूम में ले गया, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आरोही का सारा सामान भी उसी कमरे में रखा हुआ था। चरण वहां से चला गया। आरोही थक चुकी थी, उसने नहाने का फैसला लिया। जब तक आरोही डिनर करने पहुंची तब तक विक्रम लगभग अपना खाना खा चुका था। थोड़ी देर बाद ही वो डिनर टेबल से उठ खड़ा हुआ। तभी आरोही का सेल फोन बजा।
हेलो, कल का लंच मेरी तरफ से। किस खुशी में? अरे यार, मेरी जो गांव की जमीन थी ना, वो फाइनली बिक गई है और मुझे बहुत सारे पैसे आए हैं। और तू भी तो मेरी अच्छी दोस्त है, तो बस तेरे साथ लंच करने का मन करा। ठीक है, आ जाऊंगी। और मोहित को भी बुला लो। तू पागल है क्या? पागल मैं नहीं, तू है, जो तुझे इतने टाइम से पता नहीं कि वो तुझसे कब से और कितना प्यार करता है। मेरी शादी हो गई है। हाँ, मुझे पता है तेरी शादी हो गई है, और मुझे ये भी पता है कि तुझसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। रिश्ता तो अनन्या के लिए आया था ना। देख, तू मोहित को बुला लेना, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। तुम दोनों साथ में लंच कर लेना, ठीक है? अरे यार, तू तो बुरा मान गई यार। अच्छा ठीक है, नो मोहित, सिर्फ तू और मैं। कल आ जाइयो हार्ट ऑफ इटालियंस में 1 o'clock। ओके बाबा, ठीक है। आरोही अगले दिन ठीक 1 बजे हाउस ऑफ इटालियंस पहुंच गई। पूजा आरोही को लेकर अपने रिजर्व टेबल तक पहुंची तो वहां एक प्रेमी जोड़ा खुले आम रोमांस करने में लगा हुआ था, इसलिए आरोही ने उन्हें टोकते हुए कहा, अभी आप लोगों का हो गया हो तो ये टेबल खाली कर दीजिए, अभी हमारी बुकिंग है। और इतना सुनते ही वो प्रेमी जोड़ा अलग हुआ। लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर आरोही की नजर पड़ी तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो चौंकते हुए बोल पड़ी, उत्कर्ष, साक्षी, तुम लोग? हाँ, तुम? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हम तो यहाँ हर हफ्ते आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि इस जगह आने की तुम्हारी औकात तो है नहीं। साक्षी आरोही की चचेरी बहन थी, जबकि उत्कर्ष आरोही का पहला प्यार। उन दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन सगाई से 1 दिन पहले आरोही ने उसे साक्षी के साथ रोमांस करते पकड़ लिया था, जिसके बाद उनकी सगाई टूट गई थी और तब से उत्कर्ष और साक्षी साथ थे। इंसान को ना सिर्फ अपनी औकात की सोचनी चाहिए, दूसरों की नहीं। अब तुम लोग का हो गया हो ना, तो फटाफट यहाँ से निकलो। दिस इज आवर टेबल, हमने रिजर्व की है। मैनेजर ने उत्कर्ष और साक्षी को टेबल खाली करने को कहा तो उत्कर्ष भड़क उठा। तू मुझे यहाँ से उठ के जाने को कह रहा है? मुझे भूल गया क्या? महीने में 10 बार से ज्यादा आता हूँ यहाँ पे, लाखों रुपए खर्च करता हूँ। क्या चाहते हैं, यहाँ आना बंद कर दूं मैं? मैनेजर ऐसा कीमती ग्राहक गंवाना नहीं चाहता था। मैम, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इससे भी बेहतर टेबल देता हूँ। हमने ये टेबल बुक कराई है, हम यहीं बैठेंगे। आपको सच का साथ देना चाहिए, और आप हमें ही बोल रहे हैं। ये टेबल हमने रिजर्व की हुई है, इन्हें कोई और टेबल दे दीजिए ना। आप दोनों नहीं मानोगे। मतलब? क्या मतलब? अभी समझाता हूँ। सिक्योरिटी! लेकिन इससे पहले कि वो सुरक्षा गार्ड आरोही और पूजा को छू भी पाते, वहां एक भारी भरकम आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? आरोही ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की थी, और उसके बगल में खड़ी थी आरोही की बहन अनन्या। विक्रम ने मैनेजर को बुलाया, जो विक्रम के डर से मानो कांप रहा था। तभी अनन्या ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आरोही के कानों में जोर की हलचल पैदा हो गई। राजवीर, इसमें सदाकांत की क्या गलती थी? ये आरोही और साक्षी दोनों मेरी बहन हैं और उनकी बचपन से कभी नहीं बनी। अनन्या के मुंह से विक्रम की जगह राजवीर सुनकर आरोही और भी हैरान हो गई। फिर विक्रम ने वहां खड़े एक वेटर से कहा, आज से तुम यहाँ के नए मैनेजर, और यहाँ सबके लिए एक समान रूल्स है। इसके बाद जहां विक्रम अनन्या के साथ वीआईपी सेक्शन में चला गया, वहीं साक्षी और उत्कर्ष से खाली कराई गई टेबल पर पूजा और आरोही खाना खाने लगे। लेकिन साक्षी और उत्कर्ष वहां से गए नहीं थे। एक जोर का मुक्का पड़ा, जिसके 2 दांतों के साथ साथ वो खुद भी जमीन पे जा गिरा। ये मुक्का उसे विक्रम ने मारा था, जो उसे और भी मारना चाहता था, लेकिन आरोही ने उसे रोक लिया। आरोही ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम भौचक्का रह गया, जबकि मौका देख के उत्कर्ष तूफान की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए? हाँ, इसके बाद मेरे राजवीर के आसपास तू दिखी ना तो तेरे पति को रिकॉर्ड करके सब भेज दूंगी, समझी? राजवीर। ये देखते ही अनन्या गुस्से, जलन और डर से भर गई, क्योंकि विक्रम ने आरोही के इस कदम का विरोध भी नहीं किया। अनन्या ने खुद से बात करते हुए कहा, राजवीर कहीं आरोही के चक्कर में तो नहीं फंस गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी भी सूरत में
ये होने नहीं दे सकती। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथ से एक अमीर प्रेमी नहीं कहूंगी मैं सिर्फ, बल्कि आरोही राजवीर को यह भी बता देंगी कि उस रात कमरे में मैं नहीं आरोही थी उसके साथ। अगर राजवीर को ये पता लग गया तो वो मुझे मौत से भी बदतर सजा देगा, क्योंकि मैंने उसे खुद बताया था कि उस दिन होटल इंपीरियल में मैं उसके साथ थी। अनन्या नहीं चाहती थी कि विक्रम को पता चले कि उस रात वो उस कमरे में आरोही और विक्रम के जाने के बाद आई थी और वहीं उसे राजवीर की अंगूठी मिली थी। उसने जिंदगी में कभी इतनी कीमती अंगूठी नहीं देखी थी। अगले ही दिन वो उसे बेचने बाजार में निकल पड़ी थी। ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? ये तो मालूम है बहुत कीमती है, मुझे मेरे प्रिंस ने दी थी, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड, और कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अंगूठी बेच देना, बहुत ज्यादा पैसे आएंगे जिससे जिंदगी ऐश से कटेगी। तो बताइए क्या कीमत दोगे आप इस अंगूठी की? अनन्या ने ये बातें बड़ी सहजता से बोली थी। ये सोचकर शायद सुनार को यकीन हो जाए कि उसने ये अंगूठी चुराई नहीं है, लेकिन सुनार एक पल को भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं सुनार उसे चोर समझकर पुलिस ना बुला ले, जो वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक झटके से वो अंगूठी सुनार से वापस छीन ली और कहा, खैर छोड़िए, मुझे नहीं लगता आपकी दुकान में इतने पैसे हैं कि अंगूठी खरीद सके आप। मैं कहीं और दुकान में पूछ लूं। शुक्रिया। इसके बाद अनन्या वहां से निकल गई, लेकिन अब उसके कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि सुनार ने जरूर पुलिस को कॉल किया होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई ऑटो या टैक्सी ले पाती, एक बड़ी लग्जरी कार ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसमें से अगले ही पल एक महिला उतरी जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। हेलो मिस, मेरा नाम शनाया है। क्या आप बता सकती हैं कि जो अंगूठी अभी आप बेचने की कोशिश कर रही थी वो आपको कहां से मिली? ये सुनते ही अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अब समझ चुकी थी कि शायद इस अंगूठी ने उसको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। इसलिए उसने अंगूठी निकाली और शनाया की ओर बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अंगूठी चोरी नहीं की है। मुझे अंगूठी उस दिन होटल इंपीरियल के कमरे में मिली थी। आप चाहे तो अंगूठी रख लीजिए, बट मेरी जान बख्श दीजिए प्लीज। क्या सच में अनन्या ने वो अंगूठी नहीं चुराई थी? क्या हुआ था उस रात होटल इंपीरियल में? आखिर कैसे पहुंची होटल के कमरे में आरोही? क्या है उस अंगूठी का राज? आओ बैठो। आरोही को पता था कि जब तक उसे अपनी मां नहीं मिलती तब तक उसे महेश्वर को झेलना पड़ेगा। इसलिए वो बिना कोई बहस किए अंदर बैठ गई। महेश्वर ने राख से भरा कलश आरोही को दिखाया। उसे देखते ही आरोही चौंक गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये राख तुम्हारी माँ की राख भी हो सकती है। महेश्वर जानता था कि आरोही को डराकर अपना काम करवाने के लिए इतना बोलना काफी था। आपके बोलने पर शादी की है मैंने। आप क्या चाहते हैं? आप अपने पति को जाकर बोल, तुम पर अटैक करने वाले गुंडों को ढूंढने के लिए जो उसने 24 घंटे दिए थे ना, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया हूं। और अब 24 घंटे हो गए। मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ कर ना दे। उसको जाकर बोल ये मैटर बंद करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम तो अच्छी हो। अगर तुम अपनी माँ को सलामत देखना चाहती हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। आरोही को किसी भी हाल में अपनी माँ को सेफ रखना था। आखिरकार इस पूरी दुनिया में वही एक उसकी अपनी थी। इसलिए आरोही के पास महेश्वर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। परेशान आरोही सीधा घर चली गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द विक्रम से कांटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन घर आने के बाद उसे नौकरों से पता चला कि विक्रम अभी घर नहीं आया था। आरोही को एहसास हुआ कि उसकी और विक्रम की शादी को 2 दिन हो गए, लेकिन उसके पास विक्रम का नंबर तक नहीं है। आरोही ने घर के नौकरों से नंबर लेना चाहा, लेकिन किसी भी नौकर के पास विक्रम का नंबर नहीं था। आरोही को याद आया कि चरण विक्रम का सबसे वफादार नौकर है।
उसके पास जरूर उसका नंबर होगा। लेकिन चरण के बारे में पता करने पर आरोही को पता चला कि वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन अनन्या को कॉल किया। अनन्या, राजवीर है क्या तुम्हारे साथ? शर्म बची है थोड़ी आरोही तुम में? इतना सब करने के बाद तुम राजवीर के लिए फोन कर रही हो? बेशर्म। अनन्या को इस तरह से बातें करता सुन राजवीर ने अनन्या के हाथ से मोबाइल ले लिया। अनन्या, मुझे बस ये जानना। आरोही ने जैसे ही फोन पर राजवीर यानी अपने पति विक्रम की आवाज सुनी, वो 2 सेकंड के लिए कहीं खो गई। क्या काम है, बोलो। आरोही पहली बार फोन पर विक्रम की आवाज सुन रही थी और ये आवाज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। राजवीर, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अभी भेजियो, शाम को घर आकर बात करूंगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने बिना कोई बहस किए फोन रख दिया। वो सोचने लगी कि विक्रम को कन्विंस कैसे करेगी। काफी देर तक सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो विक्रम के लिए उसका मनपसंद खाना बनाए। शायद इस बात से खुश होकर वो उसकी बात मान जाए। विक्रम के आने से पहले आरोही ने पूरा खाना बनाकर उसे अच्छे तरीके से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। विक्रम जैसे ही घर आया तो उसे खाने की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि टेबल पर कई ऐसी चीजें थी जो उसके पसंद की थी। उसने अपने नौकरों से पूछा, खाना किसने बनाया? तो सारे नौकरों ने अपनी आंखों से आरोही की तरफ इशारा किया। विक्रम जल्दी से फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ गया और खाने पर टूट पड़ा। बहुत दिनों बाद विक्रम को ऐसा लगा कि उसने घर का खाना खाया था। खाना तो पसंद आया था, लेकिन साथ ही उसे आरोही के फोन कॉल वाली बात याद आ गई। इतना क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था जो मुझसे बात करने के लिए तुमने अपने बहन के फोन पे कॉल किया था? मुझ पर अटैक करने वाले लोगों के बारे में पता लगाने के लिए आपने जो मेरे पापा को काम दिया था, उस मैटर को क्लोज कर दीजिए। वैसे भी मैं अब सेफ हूँ, तो इस मैटर को बढ़ा के मैं अपने पापा की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। वो 24 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चरण महेश्वर को पकड़ने ऑलरेडी निकल चुका है। और हाँ, ये मत सोचना कि आज तुमने मेरे लिए ये डिनर बनाया तो मैं अपनी बात बदल लूंगा। मेरा डिसीजन नहीं चेंज होगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही को समझ आ गया था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम उसकी बात नहीं मानेगा। सॉरी माँ, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपको सेफ नहीं रख पाई। सिर्फ एक दिन ऐसा खाना बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अगले 30 दिन इसी तरह डिनर बनाती रही तो मैं अब शायद तुम्हारी बात मान लूं। बिल्कुल, मैं 30 दिन क्या, 2 महीने, 4 महीने, इनफैक्ट पूरी लाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। इतना बोलते ही आरोही रुक गई। उसे याद आया कि ये शादी 100 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट की थी। आरोही की बात पूरी होने पर विक्रम ने चरण को कॉल किया और महेश्वर को कुछ ना करने का ऑर्डर देकर फोन काट दिया। आरोही को इस बात की खुशी थी कि विक्रम ने उसकी बात मान ली और महेश्वर भी उसकी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती हुई आरोही की फीलिंग गुस्से में बदल गई। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसी कभी भी मुझे कॉल मत किया कर। राजवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। प्लीज मुझे मिलने आ जाओ ना। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे आने से क्या बदल जाएगा? अनन्या जानती थी कि राजवीर इतनी आसानी से नहीं मानेगा। राजवीर, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी? तब से भी तबीयत ठीक नहीं रहती। बुखार आते जाते रहता है मुझे। और देखो, आज भी मुझे बुखार आया हुआ है। तब रही हूं मैं बुखार में। अनन्या की बात सुनकर विक्रम उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उस रात अनन्या ने ही उसकी जान बचाई थी। विक्रम अनन्या से मिलने के लिए रेडी हो गया। जब उसने अनन्या से पूछा कि उसे कहां मिलने आना है, तो अनन्या ने उसे होटल पर्ल के रूम नंबर 501 में आने को कहा। हेलो डॉक्टर मोहित। आरोही, जल्द से जल्द हमें पर्ल होटल जाना होगा। हमारे रेगुलर कस्टमर शर्मा जी वहाँ पर हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें एक्यूपंक्चर की इंजेक्शन तुम ही दे पाती हो, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ जाना होगा। ओके डॉक्टर मोहित, मैं अभी आती हूँ।
आरोही अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती थी और यही काम उसके लिए एक इनकम का जरिया था। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसका पति विक्रम और अनन्या भी इसी होटल में मिलने वाले थे। आरोही ने मोहित से पेशेंट का रूम नंबर पूछा तो मोहित ने बताया कि वो 502 में रुके हुए हैं। दोनों सीधा पेशेंट के पास गए। अपने काम में एक्सपर्ट आरोही ने अच्छी तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट की। इंजेक्शन के लगते ही पेशेंट की हालत में थोड़ा सुधार आया। तुम इतनी रात को इस आदमी के साथ यहां क्या कर रही हो? नहीं सर, हर कोई एक जैसा नहीं होता और न ही एक ही मकसद से कहीं आता है। आप जो यहाँ करने आए थे, मैं वो करने तो यहाँ बिल्कुल नहीं आई थी। आरोही के मन में कई बातें चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बैठकर मेरे साथ खाना खा रहे थे और अभी मेरी बहन के पास आ गए। उसे बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि उसे पता था कि विक्रम से सफाई मांगने का उसके पास हक बिल्कुल नहीं है। वहां खड़े मोहित और अनन्या ये देखकर दंग रह गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही के लिए राजवीर इतना कंसर्न क्यों हो जाता है। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। इतनी चोट भी नहीं आई है मुझे कि मैं खुद चल ना पाऊँ। विक्रम आरोही की बातों को अनसुना करते हुए कार पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता गया। विक्रम को गाड़ी की तरफ आता देख ड्राइविंग सीट पर बैठी लेडी स्वर्णा ने कार का डोर अनलॉक कर दिया। स्वर्णा भी विक्रम की ड्राइवर थी। विक्रम आरोही को कार के बैक सीट पर बैठाकर उसके पैर में लगी चोट को देखने लगा। आरोही विक्रम की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए विक्रम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट लागू है तुम्हें उसी हिसाब से रहना होगा। आज से, इनफैक्ट अभी से तुम जहां भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी। आप मेरे फ्रीडम को मुझसे छीन रहे हैं। मैं इस तरह गुलामी नहीं कर सकती। अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितने भी क्लॉज लगाए हों, मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं कल ही आपसे डिवोर्स ले लूंगी। वैसे भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले थे ना, तो अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आरोही की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद उस पेपर पर साइन किया था जिसमें यह भी मेंशन था कि अगले 100 दिनों से पहले तुम तलाक नहीं ले सकती हो। विक्रम की बात सुनकर आरोही को गुस्सा तो आया, लेकिन विक्रम को पहली बार हंसता देखकर आरोही सब भूल गई और उस चेहरे की हंसी में जैसे कहीं खो गई। आरोही अपने ख्यालों में थी, तभी कार का दरवाजा अचानक बंद होने के कारण आरोही का ध्यान टूटा। विक्रम कार के बाहर से स्वर्णा को बोला कि वो आरोही को घर ड्रॉप कर दे। कार अब होटल की वीआईपी पार्किंग से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ आरोही के होटल से जाने के बाद भी मोहित और अनन्या वहीं होटल में खड़े थे। अनन्या का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अनन्या मोहित की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां अपने होटल के कमरे में आई और मोहित के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। तभी अनन्या के फोन पर राजवीर का कॉल आया। कॉल पिक करके वो जल्दी से बोली, कहाँ चले गए थे? मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम वापस घर चली जाओ। ये सुनते ही अनन्या चिढ़ गई। उसे इस बात का यकीन होने लगा था कि आरोही और राजवीर के बीच कुछ तो चल रहा है। अनन्या ने अपने फोन से शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को कॉल लगाया। वो इस गैंगस्टर से न्यू ईयर की पार्टी पर मिली थी और उसके साथ अनन्या की अच्छी पहचान थी। गैंगस्टर के कॉल पिक करते ही अनन्या ने कहा, तुम्हारे लिए काम है, लेकिन 20 लाख रुपए लगेंगे। वो लड़की अब विक्रम की वाइफ है। ऐसे में उसकी वाइफ को मारने का रिस्क लूंगा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। 10 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। काम हो जाने पर मुझे कॉल करना। इतना बोलकर अनन्या ने आगे का प्लान बताकर फोन काट दिया। अगली सुबह आरोही जब फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि विक्रम का स्टडी रूम खुला था। विक्रम के स्टडी रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। बिना किसी काम के चरण भी वहां नहीं जाता था। ऐसे में कमरा खुला देखकर आरोही को लगा कि विक्रम आ गया होगा, इसलिए वो स्टडी रूम की तरफ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वहां चेयर पर एक नेकलेस पड़ा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा आरोही को उसकी मां ने दिया था।
वो नेकलेस उसके बर्थडे वाली रात वाले हादसे के बाद से नहीं मिल रहा था। बिल्कुल वैसा ही नेकलेस देखने के बाद आरोही उसे ठीक से देखने के लिए स्टडी रूम के अंदर जाने लगी तो चरण ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और बोला, ऐसे आपका हाथ पकड़ने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन सरकार के इस कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। आप क्यों उनके गुस्से का शिकार होना चाहती हैं? चरण ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी तभी आरोही के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आरोही, मैं बोल रही हूँ अनन्या। तुम्हारी माँ घर आ गई हैं और बार बार तुम्हारा नाम लेकर तुमसे मिलने की जिद कर रही हैं। अगर हो सके तो तुम जल्दी घर आ जाओ। वो भागकर बाहर गई। उसे लगा कि जितनी जल्दी वो अपनी माँ के पास पहुंच जाए, इसलिए जैसे ही उसे अपने घर के बाहर एक कैब दिखी वो बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही आरोही ने देखा कि ड्राइवर उसकी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही मिनट उसने एक रुमाल पर केमिकल डालकर आरोही के नाक पर रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद ड्राइवर उसे एक पुराने खंडहर में ले गया जहां रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। कुछ देर बाद आरोही के मुंह पर एक जग पानी फेंकते हुए उसे होश में लाया। कितने टाइम से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। पागल हो गए हो तुम? क्योंकि तुम शायद भूल गए हो कि अब मैं किसकी बीवी हूँ। उस बीमार इंसान से मुझे क्या डरना। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। उसने कुछ सोचकर नाटक करते हुए गैंगस्टर से कहा, देखो मैं भी मरना नहीं चाहती, इसलिए मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे हाथ खोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी बात मान पाऊंगी। आरोही के मुंह से ये बात सुनकर गैंगस्टर खुश हो गया और उसने आरोही के हाथ पैर खोल दिए। हाथ पैर खोलते ही चुपके से पर्स से एक्यूपंक्चर का इंजेक्शन निकालकर गैंगस्टर के पेट में लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही गैंगस्टर जमीन पर गिर गया। अपने बॉस को ऐसे बेहोश देखकर वहां उसके साथ खड़े दो गुंडे आरोही पर हमला करने दौड़े, पर आरोही ने खुद को बचाते हुए उन दोनों को भी इंजेक्शन लगा दिया। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और पुलिस का नंबर डायल किया। बेहोशी की दवा जो गैंगस्टर ने उसे सुंघाई थी और चाकू लगने की वजह से आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और पुलिस से कॉल कनेक्ट होने से पहले वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठकर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था। इस मीटिंग के लिए विक्रम ने 2 साल तक लगातार मेहनत की थी। गोल्डन ग्रुप, जिसके साथ वो मीटिंग के लिए जा रहा था, भारत के सबसे बड़े वेंचर कैपिटल ग्रुप्स में से एक था। मीटिंग से ठीक 3 मिनट पहले विक्रम गोल्डन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच चुका था। विक्रम गाड़ी से उतरने ही वाला था कि एकदम से उसका फोन बज उठा। उसे चरण का कॉल आ रहा था। उसने उसका कॉल तुरंत उठा लिया। जो भी है जल्दी बताओ, मीटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। सरकार, ये आरोही मैडम के बारे में है। दरअसल उन्हें एक कॉल आया था तो वो जल्दबाजी में घर से निकल गई। मुझे लगा कि वो अपने किसी पेशेंट की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए गई होंगी, पर काफी देर तक जब नहीं लौटी तो मैंने उनके क्लिनिक जाकर पूछा, मगर वहां तो पता चला कि ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। मैंने तुरंत आरोही मैडम को कॉल किया, लेकिन उनका फोन तब से नॉट रीचेबल आ रहा है। मैंने उनकी लास्ट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की तो किसी वेयरहाउस की लोकेशन बताई। सर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। मुझे लगता है मैडम। इससे पहले कि चरण अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम ने स्वर्णा से कहा, गाड़ी घुमाओ, और फोन पर कहा, चरण मुझे वेयरहाउस की लोकेशन भेजो। कहकर उसने कॉल काट दिया। विक्रम तुरंत गाड़ी से उतरा और लात मारकर वेयरहाउस का दरवाजा तोड़ दिया। स्वर्णा भी उसके पीछे गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि आरोही एक लाश की तरह वहां जमीन पर पड़ी है। उसके आसपास 3 और लोग बेहोश पड़े हैं। वो सीधा उसके पास गया और उसका सर अपनी गोद में रख के सबसे पहले उसने उसकी हार्ट बीट चेक की। यहाँ का माहौल देखकर तो किडनैपिंग लग रही है सर। विक्रम की नजर एक्यूपंक्चर की सुइयों पर पड़ी। लगता है आरोही ने अपने आप को बचाने के लिए ये सुइयां इन गुंडों को चुभा दी, पर किसी चीज के वार से वो बेहोश हो गई। पर कोई आरोही को किडनैप क्यों करेगा? जल्दी से जल्दी गाड़ी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। जैसे ही स्वर्णा फर्स्ट एड किट लेकर आई, विक्रम ने तुरंत आरोही के हाथ पे लगा घाव साफ किया और उस पर दवाई लगाई। उसके बाद वो आरोही को उठाकर गाड़ी की तरफ ले गया।
उसने आरोही को पिछली सीट पर लेटाया और खुद उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। आरोही ने उसे कस के पकड़ लिया और बेहोशी में कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना माँ। ये कह के उसने विक्रम को और कस के पकड़ लिया। घर पहुंचते ही विक्रम आरोही को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे तक ले गया और बिस्तर पे सुला दिया। फिर वो बिस्तर के पास जाके बैठ गया और जैसे दुआ करने लगा कि आरोही उठ जाए। इतने में चरण दरवाजे पे आया और बोला, सरकार, जिन लोगों ने आरोही मैडम को किडनैप किया था उन्हें उठा लाया हूँ, बेसमेंट में बेहोश पड़े हैं, फिलहाल कुछ नहीं। जी सरकार, कह के चरण चला गया। विक्रम वहीं आरोही को देखते हुए बैठा रहा। थोड़ी देर में आरोही को होश आया। उसने तुरंत फोन उठाया और अनन्या को कॉल किया। कौन बोल रहा है? अनन्या ने फोन उठाते ही पूछा। मुझे पता था तू बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, पर इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। किस बारे में बात कर रही हो तुम? अनन्या, तू भी जानती है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने पिछले महीने ही तुझे उस गुंडे के साथ देखा था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का ब्लेम मुझ पे डालना छोड़ दे आरोही, कुछ नहीं मिलेगा इससे। और फोन काट दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब अनन्या ने किया है? 14 सालों से जानती हूँ मैं उसे। थोड़ी देर वेट करते हैं, वो गुंडे होश में आएंगे तो उनसे पूछताछ करते हैं, सब सच पता चल जाएगा। चलो चल के खाना खा लेते हैं, चोट और दवाइयों के कारण वीकनेस आ रही होगी, विक्रम ने आरोही से कहा। और फिर वो उसे डिनर टेबल तक ले गया। तुम बेहोशी में बार बार अपनी माँ का नाम ले रही थी, मुझे लगता है तुम्हारी अपनी फैमिली से बनती नहीं है। फिर ये वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी सगी माँ को सालों पहले मेंटल फैसिलिटी में डाल दिया था। कुछ महीनों पहले वो गायब हो गई। जब आपका शादी का रिश्ता आया, मेरे पापा ने मेरे आगे यही शर्त रखी थी कि अगर मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ तो वो मुझे मेरी माँ से मिलवाएंगे, पर शादी होते ही वो मुकर गए। अब तो बस ऐसा लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। माँ से मिलाने के लिए शादी की शर्त क्यों? मेरे बाप को बस अपने पर्सनल फायदे से मतलब है। जब उन्हें पता चला कि रायजादा खानदान से रिश्ता आया है, उन्हें लगा कि मेरी शादी हो जाएगी तो आपसे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुन के विक्रम को लगा कि उसके और आरोही के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। चरण तेजी से अंदर आया और विक्रम के पास खड़े होकर बोला, महेश्वर के साथ हमारी जिस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, पर सरकार वो 100 करोड़ की डील है। और आप जानते हैं कि महेश्वर, हाँ जानता हूं कि शायद महेश्वर ये प्रोजेक्ट हैंडल ना कर पाए, पर तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। अगले दिन विक्रम सुबह जल्दी उठकर अपनी लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ते हुए चाय पी रहा था, जब चरण तेजी से लाइब्रेरी में आया और बोला, सरकार, उन गुंडों ने बता दिया है कि आरोही मैडम पे हुए हमले के पीछे कौन है। कौन? वही जिसका डर था, आरोही मैडम की बहन अनन्या। आरोही अपने कमरे में आराम कर रही थी जब चरण उसके पास आया। मेरे साथ चलिए मैडम। चरण की आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वो हड़बड़ी में है। आरोही उसके साथ चल दी। जैसे ही घर के बेसमेंट में पहुंची, उसने देखा कि विक्रम भी वहां मौजूद था। वो 3 गुंडे जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे। मैडम, हमें प्लीज माफ कर दो, हम ये गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हम कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, पर प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, आरोही ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बस मुझे इतना बताओ कि ये तुमने किसके कहने पर किया? हमने तो जो कुछ किया आपकी बहन अनन्या के कहने पे किया। उसकी इस बात से आरोही का शक यकीन में बदल गया। आप क्या कहते हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? जो तुम्हें ठीक लगे वो ही करना चाहिए। वैसे इन सब की मास्टरमाइंड तो अनन्या है, उसके साथ क्या करेंगे? विक्रम ने अनन्या के मेंशन पर नजरें चुरा ली। तो जिसने इनसे ये सब करवाया है वो तो इससे भी बुरा डिजर्व करती है ना। मैं अनन्या के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। वाह, क्या हिपोक्रेसी है ये। कोई और आपकी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो आपको गुस्सा आ जाता है, पर आपकी गर्लफ्रेंड अनन्या उसे मारने की कोशिश करे तो आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती।
मुझे आज तक लगता था कि आप इंसान जैसे भी हो कायर नहीं है। आज वो भी गलत साबित हो गया। वो बेसमेंट से निकलकर सीधा घर से बाहर चली गई। सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए उसने अपने क्लिनिक जाना ठीक समझा। विक्रम ने वहां से निकल के अनन्या को कॉल किया। फोन उठाते ही अनन्या चहकते हुए बोली, हाय बेबी, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई मिस यू सो मच। विक्रम ये सब बकवास सुनने के मूड में नहीं था। मुझे 10 मिनट में रोज गार्डन में मिलो। अनन्या को विक्रम की इस रूड टोन की आदत थी। ओके बेबी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद विक्रम अपनी गाड़ी लेकर अनन्या से मिलने रोज गार्डन पहुंचा। ये मत सोचना मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने उस रात मेरी जान बचाई थी। पर मैंने किया क्या है? नाटक मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। वी आर ओवर। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना प्लीज। ऐसा मत करो। जो औरत अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है वो किसी की सगी क्या होगी? कहकर विक्रम वहां से तुरंत निकल गया। अनन्या ये सुन के किसी स्टैचू की तरह वहां खड़ी हो गई। उसे ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि आरोही ने उसके बॉयफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़काया है। दूसरी तरफ आरोही अपने क्लिनिक के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। वो पानी लेने के लिए उठी ही थी कि अनन्या वहां पहुंच गई। तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ, तेरी वजह से राजवीर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। खुश है तू अब? आरोही ये बात सुन के सच में खुश हो गई। तुझे जरा भी शर्म है? कह के वो आरोही को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि एकदम से उसे लगा जैसे वो पैरालाइज हो गई है। क्या किया तूने? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? वैसे तो तेरे घटियापने की कोई दवाई नहीं है, पर इस सुई पर लगी दवाई से कम तू अपना घटियापन जगह जगह नहीं फैलाएगी। आरोही ने उसे अपनी एक्यूपंक्चर वाली सुई दिखाते हुए कहा। अब तक विक्रम अपनी गाड़ी में वहां आ चुका था। उसने दोनों को लड़ते हुए देखा। अनन्या से ब्रेकअप करने के बाद विक्रम को पूरा यकीन था कि अनन्या कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेगी, इसलिए उसने आरोही के क्लिनिक आने का फैसला किया था। अनन्या ने सरकास्टिक टोन में कहा, पापा को विक्रम का प्रोजेक्ट मिल चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट साइन होने पे मुझे माँ से मिलवाएंगे। आरोही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और अनन्या को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर वहां से जाने लगी। बाहर निकलते ही उसे विक्रम की गाड़ी वहां खड़ी दिखी। विक्रम ने दरवाजा खोला और आरोही को अपने पास बुलाया। आपने मेरी वजह से अनन्या से ब्रेकअप किया? विक्रम ने हाँ में सर हिला दिया और वो वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसे रोककर एक अंगूठी दी और उसे पहनने को कहा। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ये अंगूठी अपनी उंगली में पहने। आरोही ये सुन के शर्मा सी गई और अंगूठी पहन के वहां से चली गई। वो ये नहीं जानती थी कि उसके अंगूठी में एक जीपीएस ट्रैकर था जिससे आरोही की लोकेशन हमेशा विक्रम को पता चलती रहे। दूसरी तरफ आरोही सीधे महेश्वर एंड कंपनीज पहुंची। वो सीधा महेश्वर के केबिन में चली गई। और कितना झूठ बोलोगे आप मुझसे? आरोही थोड़ा लिहाज रखो, ये मेरा ऑफिस है। मैं लिहाज रखूं? माँ से मिलाने के नाम पे मेरा रिश्ता तय करें आप। विक्रम से बचने के लिए मेरी माँ को मारने की धमकी दे आप। विक्रम से प्रोजेक्ट मिल जाने के बाद भी मुझे मेरी माँ से ना मिलवाए आप और मैं लिहाज रखूं? आरोही टेक्निकली मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। एक बिजनेस डील को पूरा होने में टाइम लगता है, तो जब तक मेरे पास डील के पूरे पैसे नहीं आ जाते मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिला सकता। मेरा हो गया है आपकी झूठ सुन सुन के। अरे मैं कैसे मान लूं कि आप अब भी झूठ नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा ताकि तुम श्योर हो जाओ कि वो सही सलामत मेरे पास है, पर तुम उसे अपने साथ तभी ले जाओगी जब मेरी डील पूरी हो जाएगी, ठीक है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम बाहर जाओ और थोड़ा वेट करो, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। आरोही के बाहर जाते ही महेश्वर मीटिंग रूम से निकलकर अपने ऑफिस के कैबिन में गया और अपनी पत्नी सुधा को कॉल करके वहां बुला लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर आरोही अपनी माँ से मिल लेगी तो उसे वो राज पता चल जाएगा। 14 साल से इस राज को राज बनाए रखने में हमारे कितने पैसे खर्च हुए,
उस आरोही की माँ को पागल साबित करके पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं था। अरे मेरी माँ, थोड़ा धीरे बोलो। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं सच को बाहर नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर महेश्वर बाहर चला गया। कार पार्किंग में एक काली कार महेश्वर के पास रुक गई। महेश्वर ने आरोही से कहा, अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। सबसे पहले अपना फोन ऑफ कर लो। अगर मुझे पता चला कि तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की है तो उसी वक्त तुम्हारी माँ से मिलने का सपना टूट जाएगा। जैसे ही आरोही फोन ऑफ करके कार में बैठी, कार में बैठे ड्राइवर ने उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी। उसके बाद महेश्वर ने उसे सख्त हिदायत दी कि जब ड्राइवर बोलेगा कि लोकेशन पर आ गए हैं, उसके बाद ही इस पट्टी को उतारना। बीच में कोई होशियारी नहीं चलेगी। विक्रम की दी हुई अंगूठी न सिर्फ महंगी थी, बल्कि ये एक हाई टेक डिवाइस थी जिससे आरोही के लोकेशन का अपडेट विक्रम अपने मोबाइल पर देख सकता था। विक्रम ने जब अपने मोबाइल पर आरोही का लोकेशन देखा कि वो घर आने की जगह कहीं और जा रही थी, तो तुरंत अपने ड्राइवर स्वर्णा के साथ आरोही के अपडेटेड लोकेशन का पीछा करने लगा। हम तुम्हारी माँ के पास आ चुके हैं। इस घर में फिलहाल तुम्हारी माँ रहती है। गाड़ी से उतरकर वो सीधे उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा उसकी माँ लता बिस्तर पर बैठी हुई थी। महेश्वर भी दाखिल हुआ। अपने सामने महेश्वर को देखकर लता डरते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ। तुम अपनी माँ से इतने दिनों बाद मिली हो तो उसके साथ बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना बोलकर महेश्वर बाहर चला गया और निकलते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर गया। अब आरोही खुद पर काबू नहीं कर पाई और लता के गले लग गई। कौन हो तुम? उसने रोते हुए कहा। माँ, मैं आपकी बेटी आरोही हूँ। ये सुनते ही लता के चेहरे पर खुशी के हाव भाव आ गए। उसने कसकर अपनी बेटी आरोही को पकड़ लिया और रोने लगी। आरोही, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ये तुम्हारे पापा होंगे। डरो मत, वो तुम्हें या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो पक्का हम दोनों को लेने यहाँ आए होंगे। थोड़ी देर तक लता आरोही के साथ अजीब अजीब सी बातें करती रही और फिर अचानक बहुत नर्वस हो गई और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी बात जारी रखी और आरोही से कहा, आरोही बेटी, तुम्हें उस महेश्वर से बच के रहना चाहिए। वो हम दोनों को मार देगा। लता इससे पहले कि और कुछ बोल पाती, महेश्वर ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया और आरोही की तरफ देखकर बोला, चलो, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। माँ, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही आपको लेने वापस आऊंगी। मैं बस आपको किसी भी हाल में सेफ देखना चाहती हूँ। न चाहते हुए भी वो चुपचाप महेश्वर के साथ कार के पास चली गई। कार के पास खड़ी होकर वो अभी भी उस कमरे की तरफ देख रही थी जहां उसकी बेबस माँ थी। महेश्वर ने आरोही की तरफ आंखों पर बांधने के लिए वही काली पट्टी बढ़ाई जिसे बांधकर आरोही इस जगह आई थी। आरोही अपने हाथों में काली पट्टी लेकर कार में बैठ ही रही थी कि उसने देखा सामने से एक शानदार कार धूल उड़ाती हुई उसकी तरफ आ रही थी। आरोही अपनी गाड़ी से बाहर आकर देखने लगी। गाड़ी ठीक महेश्वर की कार के पास आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही चरण उतरा और एक व्हील चेयर खोली। इसके बाद स्वर्णा ने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और विक्रम को उतारकर व्हील चेयर पर बैठाया। मैं यहाँ अपनी वाइफ और उसकी माँ को लेने आया हूँ। माफ कीजिएगा विक्रम जी, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरे फैमिली मैटर्स में ना पड़े। आप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ करने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ? मैं वही करूंगा जो मैंने अभी अभी कहा। विक्रम की बात सुनकर महेश्वर कुछ बोलता इससे पहले उसके गुंडों के सरदार ने गुस्से में विक्रम की तरफ देखा और बोला, आज तू गया। उसके आदमी विक्रम पर हमला करने दौड़े। महेश्वर उन लोगों को रोकना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। हालांकि गुंडे विक्रम तक पहुंच पाए इससे पहले ही विक्रम के साइड में खड़े चरण और स्वर्णा ने गन निकाली। ये सब देखकर महेश्वर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी अब अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आरोही हैरान थी। वो बिना वक्त गवाए सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ गई। वहां अभी भी 2 गुंडे खड़े थे।
लेकिन किसी ने डर के मारे आरोही को अंदर जाने से रोका नहीं। आरोही दरवाजा खोलकर कमरे में गई और बोली, चलो माँ, घर चलो। आरोही जल्दी से लता को बाहर ले गई और उसे विक्रम की गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद आरोही ने स्वर्णा के हाथ से गन छीनी और लेकर महेश्वर के सामने दाग दी। देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, भूलो मत, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मेरा क्या, किसी भी लड़की का बाप होने लायक नहीं है। आरोही ने बिना अपनी पलक झपकाए महेश्वर से कहा, तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ जो किया, उसके लिए अगर मैं आज तुम्हारी जान भी ले लूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह हैवान नहीं हूं, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूं। लेकिन आज से मेरा और माँ का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर आरोही सीधा कार में अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। आरोही के कार में बैठते ही विक्रम ने चरण की तरफ इशारा किया और चरण ने व्हीलचेयर पर बैठे विक्रम को कार में बैठने में मदद की। विक्रम को कार में बैठता देखकर लता ने आरोही से पूछा, ये कौन है और ये हमारे साथ क्यों बैठ रहा है? ये आपकी बेटी के पति हैं, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है। लता फिर बड़बड़ाने लगी, बेटा दरवाजा बंद कर लो वरना बिल्ली आ जाएगी। कुछ ही देर में आरोही और लता बातें करते करते गाड़ी में ही सो गए। महेश्वर के साथ मेरी कंपनी जो प्रोजेक्ट करने वाली थी उसे कैंसिल कर दो और उस तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो कि आज तक उसे इस कंपनी से जो भी बेनिफिट मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप सभी को घर पहुंचाने के बाद मैं सारे पेपर्स रेडी करवा देती हूँ। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। स्वर्णा ने आरोही को जगाया। आरोही ने देखा कि विक्रम वहां नहीं था और उसकी माँ वहीं सो रही थी। दवाई के असर की वजह से लता की नींद गहरी थी, इसलिए आरोही ने स्वर्णा और चरण के साथ मिलकर लता को कमरे में ले जाकर सुला दिया। सरकार ने कहा है कि आज से आपकी माँ इसी कमरे में रहेगी, ठीक आपके कमरे के पास। और मैडम, अब आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, आपकी माँ अब आपके घर में सेफ है। इतना बोलकर चरण अपने काम में लग गया। आरोही कमरे का दरवाजा बंद करके विक्रम के पास फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। आरोही 2 कदम विक्रम की तरफ बढ़ के बोली, आपने मेरी माँ की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। खुद को कभी अकेली मत समझना, तुम मुझे और मेरी माँ को अपनी फैमिली मान सकती हो। विक्रम की इस बात से आरोही के चेहरे पर हंसी आ गई और वो विक्रम को फिर एक बार थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची, उसके कदम चक्कर आने से लड़खड़ा गए और उसने वही उल्टी कर दी। आरोही की ये हालत फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आते चरण ने देख ली। वो भागता हुआ आरोही के पास आया और बोला, मैडम, ये 3री बार आपको ऐसे उल्टी होते देख रहा हूँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शायद थकान और स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। आरोही की बात सुनकर चरण वहां से चला गया। आरोही अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा कि विक्रम अपने कमरे में जाने की जगह अपने स्टडी रूम में जा रहा था। उसने वहां जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। विक्रम स्टडी रूम में रखे उसी नेकलेस को देख रहा था जो उस रात उस लड़की के पास से मिली थी जिसने उसकी जान बचाई थी। जब भी मैं इस नेकलेस के करीब आता हूँ, मुझे इस नेकलेस से वैसी ही खुशबू आती है जैसी खुशबू मुझे आरोही के करीब जाने पर आती है। अनन्या ने कहा कि उसने उस रात मेरी जान बचाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता। विक्रम अभी भी ये सब सोच रहा था कि तभी किसी ने स्टडी रूम का दरवाजा नॉक किया। कम इन। इसी के साथ दरवाजा खोलकर चरण दाखिल हुआ। सरकार, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? सरकार, आपने कई बार मैडम की मदद की, उनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनकी माँ की जान बचाकर उन्हें भी घर ले आए। इन सब को देखते हुए साफ पता चलता है कि आपको आरोही मैडम की बहुत परवाह है। आप आरोही मैडम के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी खत्म कर दो। आरोही मैडम से बोल देना कि वो 100 दिनों वाला कॉन्ट्रैक्ट एक झूठ था और आप दोनों सही में पति पत्नी हो हमेशा के लिए। चरण की ये बातें सुनकर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसके जाने के बाद विक्रम चरण की बातों पर गौर करता हुआ आरोही के बारे में सोचने लगा। विक्रम कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था, तभी कमरे के दरवाजे पर उसने एक लंबे हैंडसम आदमी को खड़ा देखा। आलोक भैया, आप यहाँ कब आए?
तुम तो अपने भाई की ड्यूटी जानते हो। अभी भी एक मिशन पर हूं जिसकी वजह से फोन यूज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें उस दिन भी इन्फॉर्म नहीं कर पाया था और आज भी बिना बताया आ गया। लेकिन थैंक गॉड तुम आज मुझे मिल गए। ये बोलते हुए आलोक की नजर नेकलेस पर गई। मैं 3 दिन पहले जब तुमसे मिलने आया था तब तुम्हें ढूंढता हुआ इस कमरे में आया तो ये नेकलेस मुझे यहाँ मिली। मुझे ये काफी जानी पहचानी लग रही थी। उस दिन तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब याद आया तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। दरअसल ये नेकलेस हमारे सूर्यकांत जी की थी, जिसने मरने से पहले इस नेकलेस को उस लेडी को दे दिया था जिसने उनकी एक बार जान बचाई थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम के कारण सूर्यकांत जी को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा और जब वो वापस आए तो उस औरत ने किसी और से शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। उसके बाद सूर्यकांत जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन मरते समय बोलकर गए कि अगर कभी ऐसा कुछ हो कि उस लेडी की बेटी हमसे मिले तो उससे शादी कर लेना। ये सूर्यकांत जी की आखिरी इच्छा थी। ये भगवान का इशारा है कि तुम इस नेकलेस वाली लड़की से मिले और उसने तुम्हारी जान बचाई। अपने सूर्यकांत जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए और उस लड़की के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। आलोक ने ये कहा ही था कि उसका फोन बजा। सॉरी यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा, बाद में मिलता हूँ। विक्रम के लिए सूर्यकांत की आखिरी इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ सोचते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और अनन्या को कॉल करके पूछा, कहाँ हो तुम? तरफ अनन्या ने विक्रम को उसी सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिलने बुलाया था जहां आरोही चेकअप के लिए आई थी। अनन्या ने हॉस्पिटल के बाहर आकर अपने चेहरे को मेकअप की मदद से थोड़ा बीमार जैसा बना लिया ताकि वो राजवीर की सहानुभूति हासिल कर पाए। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लिमिटेड एडिशन कार अनन्या के सामने आकर रुक गई, जिससे अनन्या का बॉयफ्रेंड बाहर आया। अनन्या खुशी खुशी राजवीर के पास गई और उसने कहा, राजवीर, कल जब हमारी लड़ाई हो गई थी उसके बाद से मैं बहुत दुखी थी और इसलिए तब से कुछ खाया भी नहीं, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। मैंने अपनी बहन के साथ जो किया उसकी वजह से क्या तुम अभी भी यही सोचते हो कि मैं बुरी लड़की हूँ? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी। मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। अनन्या के इतने रोने से और उसकी जान लेने की बात से विक्रम को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सूर्यकांत के साथ अनन्या का कनेक्शन होने के कारण वो उसे मरने भी नहीं दे सकता था। विक्रम ने अनन्या का ध्यान भटकाते हुए अपनी जेब से वो नेकलेस निकाला और अनन्या से पूछा, क्या तुम इस नेकलेस को जानती हो? सच बताना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? ये नेकलेस मेरा है, जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसे मैं हमेशा पहने रखती थी, लेकिन जिस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उसके बाद से ही मुझे नहीं मिल रहा था। अनन्या की बात सुनकर न जाने क्यों विक्रम के चेहरे पर एक उदासी छा गई, इसलिए उसने नेकलेस को अपनी जेब में वापस रखते हुए अनन्या से कहा, शादी की डेट वही होगी जैसा मैंने पहले कहा था। आज से 96 दिन बाद हमारी शादी होगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना शादी से पहले हम एंगेजमेंट करके एक रिलेशन में बन जाएं? ऐसा करने से मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सेफ फील होगा। ठीक है, हमारी एंगेजमेंट कल होगी, जगह और टाइम मैं बाद में बता दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही विक्रम भी पीछे अनन्या की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि आरोही अपने हाथ में एक पेपर लिए वहां खड़ी थी। विक्रम और आरोही अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनन्या दौड़कर आरोही के पास गई। उसने आरोही का हाथ पकड़कर झूठे आंसू बहाते हुए कहा, आरोही, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मेरी इस हरकत की वजह से राजवीर भी मुझसे बहुत गुस्सा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटी में आकर ये सब किया था, तो उसने मुझे न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि शादी के लिए भी प्रपोज किया। तुमने सुना ना, कल हमारी एंगेजमेंट है। मैं तुम्हें अभी इनवाइट कर देती हूँ, तुम जरूर आना। अनन्या ने जब अपनी बात खत्म की तो उसकी नजर आरोही के दूसरे हाथ में पकड़े पेपर पर गई। उसने आरोही से पूछा कि वो क्या है, तो आरोही बिना कोई जवाब दिए जल्दबाजी में वहां से जाने लगी। तेजी से चलने के कारण आरोही का पैर थोड़ा स्लिप हुआ। पैर स्लिप होने के कारण आरोही के हाथ से वो पेपर गिर गया।
अनन्या ने जल्दी से जाकर उस पेपर को उठा लिया। आरोही, तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा, इसलिए तुम यहाँ सिटी हॉस्पिटल आई थी। क्या ये सच है? अगर हाँ तो कैसे, बताओ मुझे। इस रिपोर्ट पर मेरा नाम लिखा है, इसलिए रिपोर्ट तो मेरी ही है। और शायद आप भूल रहे हैं कि आप कल मेरी बहन के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी पर्सनल बातें आपको क्यों बताऊं? अनन्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे अपनी आंखों से घूर कर चुप करा दिया और वहां से चला गया। अपने बॉयफ्रेंड की नजरों में तो मैंने आरोही की पूरी इमेज खराब कर दी है, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये न्यूज मैं खुद आरोही के पति को दूंगी। आरोही भी घर के लिए निकल गई थी। उसने एक कैब रोकी और उसमें बैठ गई। घर आकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गई। कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि विक्रम उसके सामने खड़ा था। मैं विक्रम हूँ, तुम्हारा पति। तो क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इससे ये बात तो क्लियर है कि ये आपका बच्चा नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? वैसे भी कल आपकी एंगेजमेंट है, आप उस पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ किसी और के बच्चे की माँ बने। शादी के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर मेरी ही बहन के साथ चल रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद आप उससे शादी भी करेंगे। यहाँ तक कि एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। आपके हिसाब से ये सारी बातें जस्टिफाइड हैं, और बस मेरा प्रेग्नेंट होना गलत है। वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं था और ना कभी होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। और सीधा सिटी हॉस्पिटल चली गई, जहाँ डॉक्टर ने आरोही को चेक करने के बाद उससे कहा, किसी भी तरह का ज्यादा स्ट्रेस लेने से तुम्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आरोही सोच रही थी कि वो किसी भी हाल में विक्रम के इरादे को कामयाब नहीं होने देगी। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, विक्रम बात कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मम्मी वापस आ गई हैं और आते ही तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुझे कुछ काम था, इसलिए बाहर आई थी। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर आरोही ने देखा कि उसकी माँ लता और विक्रम की माँ इंद्राणी दोनों फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में बैठे खुशी खुशी बातें कर रही थी। तुम्हारी माँ के साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा। हाँ, इनकी बातें थोड़ी उल्टी सीधी थी, जो मुझे थोड़ी कम समझ आई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? भूल गए आप? अभी हमने अपना रिश्ता बनाया था, जिसमें हम दोनों बहनें हैं और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। विक्रम भी वहीं व्हीलचेयर पर बैठा इन तीनों की बातें सुन रहा था और खुद से बातें करते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद ये घर थोड़ा घर जैसा लग रहा है। ये सब सिर्फ आरोही के कारण पॉसिबल हो पाया। इस ख्याल से उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो बस आरोही की तरफ देख रहा था। आरोही को विक्रम की माँ ने एक पेंडेंट निकाल कर दिया और कहा, इसे पहन लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिना कुछ बोले उसने पेंडेंट पहन लिया। थोड़ी देर तक तीनों औरतों ने बातचीत की। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो विक्रम बेड पर नहीं था। अपने बेड से उठकर आरोही जल्दी से तैयार होकर नीचे जा रही थी कि इंद्राणी ने उसे रोका और नाश्ते के लिए बोला, लेकिन आरोही ने मना कर दिया क्योंकि उसे क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा था। आरोही ने डिसाइड किया कि वो आज ही अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाएगी। आरोही घर से निकली, लेकिन क्लिनिक न जाकर वो सीधा एक ज्वेलरी स्टोर पर गई। ज्वेलरी स्टोर पर जाकर उसने ज्वेलर को अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, मुझे इसे बेचना है, इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? इसकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकती, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप इस अंगूठी को बेचने यहाँ आई हैं, तो वो मेरी जान ले लेंगे। इतना बोलकर ज्वेलर ने आरोही को अपने स्टोर से जाने के लिए बोल दिया। आरोही उस अंगूठी को लेकर कई स्टोर पर गई, लेकिन सब ने उस रिंग को खरीदने से मना कर दिया। आरोही रिंग को लेकर एक आलीशान होटल के बगल के स्टोर में गई। वहाँ से भी उसे वही जवाब मिला, लेकिन जब वो स्टोर से निकल रही थी तब उस स्टोर के मालिक ने आरोही से कहा, ये रिंग कोई ज्वेलर नहीं ले सकता, लेकिन
इस बगल के आलीशान होटल में किसी बड़े अमीर आदमी की एंगेजमेंट हो रही है और वो यहाँ रिंग लेने आया था, लेकिन उसे कोई रिंग पसंद नहीं आई। आपके पास जो रिंग है वो काफी महंगी है। आप उस होटल में जाके उस आदमी को ये रिंग बेच सकती हैं, शायद वो आपकी रिंग खरीद पाए। आरोही रिंग लेकर अंदर गई। उस बड़े से हॉल में स्टेज पर लड़का और लड़की खड़े थे जिनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। आरोही उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए उन दोनों का चेहरा अभी तक नहीं देख पाई थी। आरोही ने स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, वो आप। इससे पहले आरोही कुछ बोल पाती, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक लड़की की आवाज आई, आरोही, मुझे नहीं लगा था कि मेरी उस हरकत के बाद तुम मुझे माफ करके यहाँ एंगेजमेंट में आओगी। आरोही के कानों में आवाज तो जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वहां खड़े हैंडसम से लड़के पर थी, जो कोई और नहीं उसका पति विक्रम था, जो आज राजवीर बनकर उसकी बहन अनन्या से एंगेजमेंट करने आया था। तुम दोनों को एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस। आरोही रोती हुई वहां से जाने लगी, तभी अचानक उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड उत्कर्ष आ गया। उसने आरोही के आंसू पोंछने की कोशिश की तो आरोही 2 कदम पीछे होकर वहां से जाने लगी। आरोही, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। जब भी वो साक्षी मेरे पास आती है, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। देखो, तुम्हारे पापा महेश्वर ने कहा था कि एक बार मेरी शादी साक्षी से हो जाएगी तो वो मुझे अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा देंगे। मुझे उस साक्षी के साथ रहना नहीं है। बस एक बार बिजनेस मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुम्हारे बीमार पति के मर जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और वहीं जमीन पर गिर गई। आरोही की हालत देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए उत्कर्ष को जोर का चांटा मारा। इसके बाद वो उत्कर्ष को पीटने लगा। मारपीट की आवाज सुनकर सारे गेस्ट उस जगह पर आ गए। उत्कर्ष को मारने के बाद जमीन पर गिरी आरोही को विक्रम ने अपनी गोद में उठाया और उसी होटल के कमरे में ले गया। क्या अनन्या और विक्रम की एंगेजमेंट हो जाएगी? क्या माँ को लेकर भाग जाएगी आरोही? क्या होगी उस एंगेजमेंट वाली अंगूठी की असली कीमत, जिसे किसी की खरीदने की औकात नहीं है? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और शादी के बाद के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।